हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बियॉन्ड बैंकिंग। उम्मीद है आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एसबीआई क्लर्क 2024 मेंस एग्जाम जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। आप सभी को पता होगा इस साल एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ। 10 तारीख को 2 शिफ्ट था और 12 तारीख को 1 शिफ्ट था। आप में से जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आपने सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट किए हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को पहला वाला शिफ्ट था, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज मेरे अटेम्प्ट मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग बेसिकली इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, हम लोग स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोगों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर तो होता है वैकेंसी। ठीक है, अब वैकेंसी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे स्टेट का वैकेंसी यहाँ पे है। आप एक बार देख सकते हैं, ये प्रेजेंट इस साल का जो वैकेंसी है, करंट वैकेंसी वो है, ये पिछले साल का वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा, वैकेंसी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर अगर एकदम से इजी आ जाए तो अटेम्प्ट जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। पेपर अगर बहुत हार्ड आ जाए तो अटेम्प्ट बहुत कम होता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगा। अच्छा, अब वैकेंसी तो अपने पास है, मैंने आपको दिखाया चार्ट में, ये रहा, फिर से एक बार देख लो, ये पिछले साल का वैकेंसी और ये इस साल का वैकेंसी। साथ ही साथ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। अब डिफ़िकल्टी लेवल के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी आप समझ पाओगे। तो पिछले साल भी मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था, इस साल भी मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपको डिफ़िकल्टी के रिगार्डिंग एक अच्छा आइडिया दे सकता हूँ। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को मैं यहाँ से रूल आउट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमारे हाथ में एकदम है ही नहीं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितना होगा, वो पूरा पूरा आईबीपीएस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर में से इन दोनों फैक्टर को कंसिडर करूंगा और एक प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाला है। अगर कोई भी ऊंच नीच होता है कट ऑफ में तो वो जाहिर तौर पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से होगा, जिसको अभी तो मैं फिलहाल कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आइडिया हम में से किसी के पास भी नहीं है आईबीपीएस को छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग पिछले साल के वैकेंसी और इस साल के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से इस साल के कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्टी का एक बार बात कर लेते हैं। 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। 10 अप्रैल शिफ्ट 1, 10 अप्रैल शिफ्ट 2 और 12 अप्रैल को हुआ था शिफ्ट 3। जितना भी एनालिसिस मैंने किया, जिनसे भी मैंने पूछा, जिन्होंने भी मेरे को अपने अटेम्प्ट्स बताए, देख के यही लग रहा है, और मैंने पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, देख के यही लग रहा है कि फर्स्ट डे के पहले दोनों शिफ्ट मतलब इक्वल कह सकते हो। कोई भी एक से ज़्यादा हार्ड या एक बहुत इजी ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों से थोड़ा सा लोअर साइड पे था जो 12 अप्रैल का जो शिफ्ट था। ये ओवरऑल एक आइडिया है। किसी में थोड़ा रीजनिंग ज़्यादा ट्रिकी आ गया था, किसी में जीके थोड़ा ट्रिकी आ गया था, किसी में मैथ्स थोड़ा ज़्यादा इजी आ गया था, इस हिसाब से चला। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो फर्स्ट डे के दोनों शिफ्ट पैरेलल ही रख सकते हो आप, और लास्ट डे का जो शिफ्ट था उसको आप थोड़ा लोअर साइड पे रख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एकदम एक्यूरेटली जाना है, एकदम एक्यूरेट ही जाना है कि कौन सा सबसे हार्ड था, तो शिफ्ट 2, फिर शिफ्ट 1, उसके बाद शिफ्ट 3। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन देखिए, किसी भी शिफ्ट को वो बेस कर सकता है। इसको बेस करके इनके मार्क्स कम कर सकते हैं, इसको बेस करके इनके मार्क्स को थोड़ा बढ़ा भी सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब पिछले साल से अगर कंपेयर करें, ये तो रहा इस साल का बात, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से इस बार का जीके बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। पिछले साल से अगर कंपेयर करो, पिछले साल से ही अगर कंपेयर करो तो इस बार रीजनिंग भी ट्रिकी था। लेकिन जो पूरे पेपर को फिर से बैलेंस आउट कर देता है वो होता है क्वांट्स। इस साल का क्वांट्स बहुत ज़्यादा इजी था, और क्वांट्स अगर इजी होता है, इजी इन द सेंस मैं पिछले साल से ही कंपेयर कर रहा हूँ, और अगर पिछले साल से क्वांट्स इस बार ज़्यादा इजी था तो कहीं ना कहीं इस बार ओवरऑल अटेम्प्ट भी उस ओवरऑल अटेम्प्ट में भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्वांट्स में बच्चे इस बार ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। 30+ तो बहुत लोगों ने किया, बट 25+ एक गुड अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड अटेम्प्ट एक बार ले लेता हूँ। ये रहा जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, और यहाँ पे रहा क्वांट। मैं ये तीनों शिफ्ट का मिला के बात कर रहा हूँ।
तीनों शिफ्ट का अगर हम लोग बात करें तो एक एवरेज अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं एक्यूरेसी का ही बात करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जीके में 30 अटेम्प्ट किया लेकिन आपके मार्क्स सिर्फ आ रहे 5 या 6, उस हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट डे का अगर बात करें तो आपका जो रॉ मार्क्स है वो 7 से लेके 10 तक बनना चाहिए जीके में, ठीक है। फर्स्ट डे का मैं दोनों शिफ्ट का ही बात कर रहा हूँ, 7 से लेके 10 रॉ मार्क्स, ठीक है। मतलब और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपका 8-9 अटेम्प्ट है तो वो सारे के सारे सही होने चाहिए। ज़्यादा गलती मत करो, क्योंकि 3 शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर देता है। तो अगर आप ज़्यादा गलती करते हो तो हो सकता है कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा पीछे चला जाए, ठीक है। इंग्लिश में 22 से लेके 28 तक अटेम्प्ट हो रहा था, फर्स्ट डे का ही मैं बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में 16 से लेके 22 इस रेंज में बहुत सारे बच्चे थे, और क्वांट्स में 28 से लेके 34 इस रेंज में हम लोग रख सकते हैं। मतलब ये रेंज काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस रेंज में अगर आप हो तो आप एकदम सेफ हो। इस रेंज में मतलब जीके में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, इंग्लिश में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, रीजनिंग में आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, और क्वांट्स में भी आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। थर्ड डे मतलब थर्ड शिफ्ट का अगर हम लोग बात करें तो यही अटेम्प्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पे 10 से 12 कर सकते हैं। इंग्लिश सेम ही था, रीजनिंग थोड़ा सा ज़्यादा, रीजनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 18 से 24 ये रेंज आप रख सकते हो। क्वांट्स फिर से वही सिमिलर फेस पे ही था, ऐसा था। तो ओवरऑल घूम फिर के अगर हम लोग तीनों शिफ्ट को देखें तो वो कहीं ना कहीं एकदम सेम ही था, ज़्यादा डेविएशन उनमें नहीं देखने को मिला। अच्छा, अब अगर इसी को हम लोग कंसिडर करें तो आपके यहाँ से कितने मार्क्स बन रहे हैं? अगर हम हाई एंड पे भी रखें अपने अटेम्प्ट को, 10, 38, 60, 60, 94, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका मार्क्स, ठीक है, अगर आपका मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, ठीक है, या फिर आपका अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी 80 के 90 के बीच में है, तब तो आप किसी भी स्टेट से एकदम ही सेफ हो। लेकिन मैं एक रेंज रख रहा हूँ यहाँ पे 75 से 85, 75 से 85 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी एंड योर स्टेट, आप सेफर साइड में हो 75 से 85 किसी भी शिफ्ट में। लेकिन यही बात है कि अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका रॉ मार्क्स इसी रेंज में आना चाहिए, ठीक है। अब इतना कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि इस बार तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ पिछले साल से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा। एक्चुअली वैसा होगा नहीं, क्योंकि एक और फैक्टर यहाँ पे आता है, दैट इज़ 35% वाला रेंज। अब ये 35% का क्या सीन है? एसबीआई का जो मिनिमम कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो है 35%। ऐसा एसबीआई ने ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया है, लेकिन हम लोग पिछले कई साल के ट्रेंड को अगर देखें तो मिनिमम कट ऑफ इतना ही वो लोग रखते हैं। तो हम लोग भी फिलहाल मान के चल रहे हैं कि 35% इस साल भी रहेगा। हो सकता है कि इस साल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए और ये 35% वाला बैरियर रहे ना, ये 30% या 25% में भी आ जाए। लेकिन फिलहाल तो मैं जो यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो 35% के हिसाब से ही कर रहा हूँ। मतलब जो मिनिमम कट ऑफ 70 आपको देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बाकी जितने भी रिजर्वेशन है वहाँ पे 30%, ठीक है। चलिए, इतना आपको आइडिया लग चुका है। अभी हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में मैं 70 से 72 रख रहा हूँ कट ऑफ। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अनरिजर्व कैटेगरी आप अकॉर्डिंगली अपने कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मार्क्स को कम कर सकते हो। हर एक स्टेट में जो गैप होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 70 से 72 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये 35% वाले रेंज में है, देखिए। लेकिन अगर इस बार वो 35% वाला रेंज काम नहीं करे, उससे भी अगर कम हो, जो कि एकदम जाहिर तौर पे जा सकता है, मेरे हिसाब से इस स्टेट में कट ऑफ 64 से 68 के बीच में भी रह सकता है। मैं बस ये अलग से बोल रहा हूँ, आपको यही मान के चलना है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि 35% वाला ही रोल यहाँ पे होगा या फिर 35% से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि एसबीआई ने तो कुछ ऑफिशियली कहा नहीं है। एसबीआई ने बस इतना बोला है कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का जो भी मिनिमम कट ऑफ बनेगा उससे 10 मार्क्स या फिर 5% कम होगा ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। मतलब अगर यूआर का मिनिमम कट ऑफ 35% रहा तो इसका मिनिमम कट ऑफ 30% रहेगा। अगर यूआर का 30% रहा तो इसका मिनिमम कट ऑफ 25% रहेगा, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश में देखिए कोई भी चेंज नहीं है, और पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मैंने बोला कि इस बार ज़्यादा डेविएशन तो देखने को मिला नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं इस वाले स्टेट में थोड़ा कट ऑफ को बढ़ा ही रहा हूँ 78 से 82 के रेंज में। आसाम, अब आसाम का बात करने से पहले आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट हम लोग एक साथ देखेंगे। सबसे पहले देखो त्रिपुरा।
26 वैकेंसी था, इस साल 65 वैकेंसी है। ओडिशा 72 वैकेंसी, इस साल 362 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल 114 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल इस बार 1254 वैकेंसी। मतलब इन तीनों स्टेट्स में वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कहीं ना कहीं आपको जो कट ऑफ है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। एक बार देख लेते हैं। पिछले साल 77 था त्रिपुरा में, 85 था ओडिशा में और 86 था वेस्ट बंगाल में। इन तीनों ही स्टेट का इस बार का मैं कट ऑफ फिर से 70 से 74 के रेंज में ही रख रहा हूँ इन तीनों स्टेट का। लेकिन आसाम 430 वैकेंसी पिछले साल था, इस साल देखिए वैकेंसी कम हुआ है। लेकिन वैकेंसी कम हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसका कट ऑफ भी सेम रेंज में ही रहने वाला है, दैट इज 70 टू 74। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये चारों की चारों स्टेट में बंगाली लोकल लैंग्वेज में काम करता है। तो लोकल लैंग्वेज जब सेम ही है तो ये चारों स्टेट के स्टूडेंट्स स्विच करते थे अपने एग्जाम के लिए। लेकिन इस बार क्या होगा, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स आसाम में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ओडिशा के कैंडिडेट भी आसाम में ज़्यादा नहीं जाएंगे और त्रिपुरा के कैंडिडेट भी आसाम में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इन चारों स्टेट का कट ऑफ जो है वो आपको इस रेंज में ही देखने को मिल सकता है, 70 टू 74। ठीक है, अगर मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे 35% वाला ब्रैकेट वो अगर इसको मान के चले तो। इससे अगर बहुत ज़्यादा कम चला जाए कट ऑफ तो एकदम सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे को 35% मान के ही चलना है, क्योंकि अभी तक यही होता आया है। चलिए, उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से 76 से 82 के रेंज में कट ऑफ रहना चाहिए। गुजरात में आपको थोड़ा डेविएशन देखने को मिल सकता है, दैट इज़ 74 से 76 में रख रहा हूँ। बिहार में कट ऑफ काफ़ी डिक्लाइन करेगा, 70 से 72। मेघालय का पिछले साल का कट ऑफ मेरे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन मैं इसको भी 70 से 72 के ही रेंज में रख रहा हूँ। इस बार 80 से ऊपर कोई भी स्टेट का कट ऑफ जाएगा ऐसा मुझे फिलहाल तो लग नहीं रहा है। एक आंध्र प्रदेश मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसमें जा ही सकता है। राजस्थान में राजस्थान में वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे फिर से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। तेलंगाना में भी इस बार वैकेंसी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे 77 से 80 के रेंज में रखते हैं इसको। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा कट ऑफ, 70 से 74 के रेंज में रखेंगे। पंजाब में भी कट ऑफ थोड़ा ड्रॉप करेगा इस बार, लेकिन पंजाब एक बहुत हाईली कम्पिटिटिव जोन है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं कर सकते। 80 के आसपास ही कट ऑफ यहाँ पे रहना चाहिए। तमिलनाडु में भी कट ऑफ ड्रॉप करेगा, 76 से 79 इस रेंज में। हरियाणा में भी कट ऑफ सेम ही रह सकता है, दैट इज 76 से 80 के रेंज में। उत्तराखंड में भी देखिए वैकेंसी काइंड ऑफ सेम ही है, 215 316, ज़्यादा चेंज तो है नहीं, तो कट ऑफ वही 77 से 80 के रेंज में। कर्नाटका में इस बार बहुत वैकेंसी ड्रॉप किया हुआ है, तो कर्नाटका का भी फिर अगेन राजस्थान जैसा ही हाल हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे भी कट ऑफ जा सकता है। इसको मैं 80 से 82 के रेंज में रख रहा हूँ। हिमाचल में सेम, हिमाचल भी बहुत कम्पिटिटिव जोन है एक, तो 78 से 82। झारखंड में कट ऑफ 70 से 74 के रेंज में ही रहेगा। मणिपुर का भी पिछले साल का मेरे पास कट ऑफ है नहीं, तो मणिपुर में भी मैं वही 70 से 72 के रेंज में रख रहा हूँ। सेम नागालैंड में भी मैं 70 से 72 के रेंज में रख रहा हूँ। दिल्ली में 78 82। जम्मू एंड कश्मीर में सेम 78 से 82 इस रेंज में रह सकता है। मिजोरम का बात करें, मिजोरम 70 से 72। महाराष्ट्र में इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा, पिछले साल 86.5 था, इस बार यही रेंज 70 से 74 के रेंज में, क्योंकि वैकेंसी में देखिए बहुत ज़्यादा चेंज है। तो इतना चेंज अगर आपको देखने को मिल रहा है 10 टाइम्स भी नहीं, 11 टाइम्स अगर आपको कट ऑफ वैकेंसी अगर आपको इंक्रीज दिख रहा है, तो कट ऑफ तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली तो पहले हो चुका था ना, दिल्ली को यहाँ पे हटाते हैं। पंजाब भी हो चुका था, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है, 70 से 73 के रेंज में हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं। अब ये यहाँ पे बहुत सारे स्टेट और यूटी शायद मिसिंग है, तो उनका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी के पास भी उस मिसिंग स्टेट का या फिर यूटी का अगर डेटा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बट देखिए, कहीं ना कहीं घूम फिर के हम लोग हर एक स्टेट में यही रेंज रख रहे थे,
70 से 75 के बीच में। तो मैंने आपको अटेम्प्ट के दौरान भी बताया था कि अगर आपका अटेम्प्ट 75 से 85 है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी शिफ्ट एंड एनी कैटेगरी, आप एकदम सेफ साइड में हो अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो, क्योंकि कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाला है। अब कट ऑफ में अगर आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले कि 60 के आसपास कट ऑफ रहा, तब आप सरप्राइज मत होना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो 35% वाले ब्रैकेट को मानते हुए किया हुआ है। अब उस ब्रैकेट को तो एसबीआई कम भी कर सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियली तो कुछ है नहीं। साथ ही साथ अगर नॉर्मलाइजेशन इजी शिफ्ट के बेसिस पे होता है, तब भी कट ऑफ बढ़ने का चांसेस होता है। मतलब अगर इजी शिफ्ट को बेस मानते हुए अगर वो लोग नॉर्मलाइजेशन करे, तो जो हार्ड शिफ्ट होता है उसके मार्क्स को कहीं ना कहीं वो बढ़ाएंगे, फिर भी कट ऑफ बढ़ सकता है। यहाँ पे जो रेंज आपके पास है ना, ये रेंज रॉ मार्क्स के इर्द गिर्द होना चाहिए। मतलब आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका जो रॉ मार्क्स है वो इस रेंज में होना चाहिए और अच्छे एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, तब आप एकदम सेफ रहोगे। बाकी जो भी रिजल्ट होगा आपके लिए वो अच्छा होगा। आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। आपने मेहनत किया है, ये एग्ज़ाम नहीं तो कोई और एग्ज़ाम सही, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर से होगा। तो ये रहा आज का वीडियो, इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।